हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 हिंदी ग्रामर लेसन 16 वाक्य विचार एवं वाक्य शुद्धि। इसमें पहले दिया गया वाक्य विचार। पहले तो हमें वाक्य पर ही विचार करना, वाक्य होता क्या है। आपको ये पता है जो वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर, फिर उसमें भी प्रकार होते हैं। फिर आता है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि क्या है, मतलब जो वाक्य लिखा गया है क्या उस वाक्य में किसी प्रकार का कोई कमी तो नहीं है, वचन के हिसाब से गलत है होता है, कारक के अनुसार गलत होता है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही आप सभी को पढ़ना। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो गलत लिख दिए जाते हैं अर्थात वो अशुद्ध माना जाता है, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सही लिखा जाता है शुद्ध माना जाता है। वाक्य दो या दो से अधिक पदों का वह सार्थक समूह है जिससे कोई विचार प्रकट होता है, वही शुद्ध वाक्य होगा। और जिससे कोई विचार ही प्रकट ना हो, कोई भाव ही ना पता चले, उसे क्या कहेंगे, अशुद्ध वाक्य कहेंगे। तो इसमें आप लोग देखेंगे पहला है पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहते हैं, अर्थात जो शब्द है जब शब्दों को मिलाकर कोई वाक्य बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। लेकिन जब अलग अलग लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, शब्द कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहते हैं। जैसे विवेक एक शब्द है, विवेक ने पुस्तक पढ़ी, अब एक वाक्य बन रहा है, जब वाक्य में उस शब्द का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा, पद हो जाता है। इस वाक्य में 3 पद हैं। जैसे विवेक ने पुस्तक पढ़ी, विवेक ने एक पद हुआ, पुस्तक दूसरा पद हुआ, पढ़ी तीसरा पद हुआ। अर्थात ये जो सेंटेंस जो वाक्य बने हैं 3 पदों की सहायता से बने हुए हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने से शब्दों का रूप भाव के अनुसार बदल जाता है। जैसे पढ़ा, पढ़े, पढ़ी। पद से शब्द का संदर्भ ज्ञात होता है। विवेक शब्द के रूप में जानकारी, ज्ञान या समझ का अर्थ देता है, पर वाक्य में आने पर विवेक लड़के के नाम का बोध कराता है। पदों के सार्थक समूह का अर्थ है कि शब्द अपने सही क्रम में हों और सही अर्थ व्यक्त करते हों। फिर आपको पता चले पद क्रम। पद क्रम मतलब होता है जो भी पद हैं सब क्रम से रखे गए हैं। जैसे वह जाता है तो पहले वह होना चाहिए तो वह है, फिर जाता होना चाहिए जाता, फिर है तो वह जाता है। अब ये कह दिया जाए है जाता वह, तो सही क्रम ही नहीं माना जाएगा। जैसे कुत्ते ने रामू को काटा, सही क्रम है, रामू ने कुत्ते को काटा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, इन सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कर्ता, कर्म, पूरक और क्रिया। कर्ता में जो कार्य करता है वो कार्य करने वाला, अर्थात जो सब्जेक्ट वो कर्ता हो जाएगा। फिर उसके द्वारा किए गए कार्य क्या होते हैं, कर्म होते हैं जो कार्य करते हैं। पूरक मतलब उसकी जो सहायता करते हैं, और क्रिया जिससे पता चलता है कि ये कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इसके बाद देखेंगे 2 कर्म होने पर, कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया। वर ने कन्या को अंगूठी पहनाई, तो यहाँ पे जो पूरक वो भी क्या है, मुख्य कर्म हो जाएगा, जिसमें 2 कर्म दिखाई पड़ रहा है। इन सभी को आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर वाक्य के अंग एक होते हैं उद्देश्य, एक होता है विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है, विधेय किसे कहते हैं। उद्देश्य मीन्स होता है जो उस कार्य को करता है और उसके द्वारा किए गए कार्य को विधेय कहते हैं। इसे इंग्लिश में जो होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट ही उद्देश्य है और प्रेडिकेट ही विधेय है। अर्थात इंग्लिश में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप लोग पढ़े होंगे, सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य और प्रेडिकेट मीन्स क्या होता है, विधेय होता है। अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, विधेय। अर्थात जो कार्य करता है वो उद्देश्य, उसके द्वारा किए गए कार्य में क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। उद्देश्य में क्या होता है, कर्ता, कर्ता का विस्तार आता है, और विधेय में कर्म आता है, उसके द्वारा किए गए कार्य जो आते हैं। क्रिया है, फिर पूरक, ये सब इसमें आते हैं। इसके बाद देखेंगे वाक्य के भेद। तो वाक्य भेद 2 होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर
तीन प्रकार के होते हैं, एक सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है और एक मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य किसे कहते हैं? इसे साधारण वाक्य भी कहते हैं जो सरल वाक्य होता है। इसमें एक या अनेक उद्देश्य हो सकते हैं पर विधेय एक ही रहता है। उद्देश्य अनेक हो सकते हैं लेकिन विधेय एक ही रहेगा, अर्थात क्रिया एक ही रहेगा और कि जो कार्य हो रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी कार्य कर से वह जाता है। सरल वाक्य मोहन, सुरेश, रमेश, गीता, सीता सभी लोग जाते हैं, तब भी क्या होगा? सरल वाक्य। क्योंकि यहाँ उद्देश्य चाहे जितना रख लो लेकिन विधेय कितना रहेगा? एक ही रहेगा। वो क्या होता है? सरल वाक्य होता है। इसके बाद आपका आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब होता है जोड़। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक प्रधान उपवाक्य के समान या समकक्ष वाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य और समकक्ष उपवाक्य को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय से और, किंतु, क्योंकि, परंतु, एवं, तथा, या, अथवा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैं कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था। क्योंकि जो संयुक्त होता है वो क्या करता है? संयुक्त वाक्य जो होते हैं उनको क्या करता है? वो सभी को जोड़ने का कार्य करता है, उसे कहते हैं संयुक्त। मिश्र वाक्य मतलब होता है जो एक ही में मिलाकर बता दिया जाए। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा उसके एक या अनेक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे मंजरी ने पूछा कि तुमने पत्र लिखा, तुमने पत्र किसे लिखा था। इसमें एक चीज देखेंगे आप लोग, मिश्र वाक्य में क्या होता है? जो पहला वाक्य होता है वो हमेशा अपूर्ण रहता है, पूरा नहीं रहता है। उसके बाद दूसरे वाक्य में क्या होता है? वो पूरा करता है। इस टाइप का अगर आपको दिखे तो समझ जाइए वो मिश्र वाक्य ही है। पहला वाक्य जो भी होता है वो अपूर्ण रहता, पूरा नहीं रहता, फिर उसके बाद दूसरा उसको पूरा करता है। ठीक, जैसे इसमें देखेंगे मंजरी ने पूछा कि तुमने पत्र किसे लिखा था। मंजरी ने पूछा अर्थात इसका अभी जो बात है पूरा नहीं हुआ है। फिर कहती कि तुमने पत्र किसे लिखा था। अब यहाँ पे आके पूर्ण हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में जो पहला होता है वो अपूर्ण वाक्य होता है। अगर आपको अपूर्ण वाक्य पहला सेंटेंस दिख रहा है तो मिश्र वाक्य में ही वो हो जाएगा। इसके बाद तो आप सभी को सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य समझ में आ चुके होंगे। फिर है आश्रित उपवाक्य। तीन प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से कि या कि के स्थान पर अल्प विराम रखकर जोड़ते। जैसे राघव ने कहा कि वह कल आएगा। राघव ने कहा, अल्प विराम लगा दिया गया है, वह कल आएगा। ये सभी क्या है? उपवाक्य संज्ञा हो जाएंगे। इसके बाद विशेषण उपवाक्य। विशेषण आपको पता ही है, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने के लिए जो, जिस, जिसने, जब, जहां आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने तुम्हें कल बुलाया है, जिसे तुम अपनी कलम दी थी, तो जिसे जुड़ा अर्थात विशेषण उपवाक्य हो जाएगा ये। फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से संयुक्त मतलब जोड़ने के लिए, संयुक्त करने के लिए जब, तब, जब, कभी, जब, कभी, ज्यों ही, जहाँ, तहाँ आदि संयोजक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे वह यहाँ आया, वह यहाँ आया तब मैं जा चुका था। ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी इसके अनेक होते हैं। जैसे विधानार्थक वाक्य। ऐसे वाक्यों में किसी कार्य का होना या करना ज्ञात होता है। जैसे स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व, से क्या कहते हैं? विधान वाक्य अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा आपका। फिर निषेधार्थक वाक्य अर्थात निगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिससे किसी कार्य के ना होने का बोध हो। जैसे वह आज नहीं आएगा, अर्थात निषेधात्मक हमेशा आपको नहीं ही मिलेगा। फिर देखेंगे आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक में क्या होता है? इसमें आज्ञा दिया जाता है। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की आज्ञा का बोध, जैसे अपना पाठ याद करो,
जाओ सो जाओ, मतलब आदेश दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्नार्थक वाक्य। इसमें क्या होता है? क्वेश्चन किया जाता है, अर्थात प्रश्न पूछा जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, अगला कोई ना कोई आंसर देगा। तुम कहाँ गए थे? क्या तुम स्कूल नहीं गए? क्वेश्चन मार्क, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ, जिसे क्या कहते हैं? प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। फिर है विस्मयार्थक या विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें क्या होता है? इसमें हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का बोध होता है, अर्थात इसमें कोई घटना अचानक घट जाती है, इसके बारे में पता नहीं रहता, उसे क्या कहते हैं? विस्मयार्थक या विस्मयाद बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह तुम बहुत अच्छा नंबर पाए हो, जैसे किसी ने आपकी मार्कशीट देखी, उसने कहा वाह बहुत अच्छा नंबर पाए हो, तो क्या हुआ? उसे क्या कहेंगे? विस्मयार्थक या विस्मयाद बोधक वाक्य। और इसका ये साइन होता है, जो इस तरह से एक पाई खींचकर एक बिंदी लगती है, इसको ये साइन जरूर लगा रहेगा, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा, हर्ष सूचक है, घृणा सूचक है, विस्मय सूचक है, ठीक है। इसके बाद है संदेहार्थक या संभावनार्थक वाक्य। संदेह या संभावना सूचना देने वाले वाक्य, जैसे शायद आज आंधी आए, अर्थात इसमें क्या होता है? कन्फर्म नहीं रहता, ये घटनाएं घट भी सकती हो, नहीं भी घट सकती। इसे कह दिया जाए कि शायद वह विद्यालय जाएगा या शायद वह विद्यालय आएगा, अर्थात इसमें क्लियर नहीं रहता, शायद बरसात होगी या नहीं होगी। ये सभी क्या होते हैं? संदेहार्थक या संभावनार्थक वाक्य। जैसे दिया गया शायद आज आंधी आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि कन्फर्म नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? संदेहार्थक या संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। फिर इच्छाबोधक वाक्य। इच्छाबोधक मतलब होता है कि जो इच्छा आपके मन में उसे ऐसे व्यक्त करते हैं। जैसे कोई कहता है कि भगवान आपका भला करे, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। या उसे स्कूल जाना चाहिए, वो तब भी अपना इच्छा व्यक्त कर रहा है, अर्थात उसके मन में क्या चल रहे हैं उस चीज़ को जब व्यक्त करेगा तो उसे क्या कहेंगे? इच्छाबोधक वाक्य। ईश्वर सबका भला करे, तब भी यहाँ पे इच्छाबोधक ही वाक्य दिखाई पड़ रहे हैं। फिर है सतर्क बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे बात का होना किसी शर्त के अधीन हो, यदि वह समय से आ जाता तो मैं घर चला जाता, इसमें शर्त रखा जाए, अगर तुम ये कार्य करोगे तो मैं भी आपका ये कार्य पूरा कर दूंगा। इसको क्या कहते हैं? शर्त बोधक वाक्य। तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल हो जाते, नहीं मेहनत करोगे तो नहीं पास होगे, मेहनत करोगे तो पास हो जाएंगे। ओके, तो इन सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसमें अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो वो कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं। ओके।